कंटिन्यू करते हुए आज हमारे पास है उनकी प्रॉपर्टीज, जहां पर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, नेक्स्ट हम मूव करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करते हैं हम फिजिकल स्टेट की, एल्डिहाइड और कीटोन के फिजिकल स्टेट की। देखो, जो लोअर एल्डिहाइड से पहले उनकी बात करते हैं, जैसे मिथेनॉल जो है ये गैसियस नेचर का होता है एट रूम टेम्परेचर। इथेनॉल वोलेटाइल लिक्विड नेचर का होता है, मींस जो क्विकली एट रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। क्लियर। अगर हम बात करें बाकी एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें, तो वो रूम टेम्परेचर पे या तो लिक्विड होते हैं या सॉलिड नेचर के होते हैं। क्लियर। अब जैसे हमने फिजिकल स्टेट की बात की, ऐसे ही हम बात करेंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट की। नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। देखो, जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्डिहाइड और कीटोन का, ये ज्यादा होता है, हाई होता है किससे, हाइड्रोकार्बन और ईथर से। ठीक, पूरा सेंटेंस पढ़ना क्या है, हाइड्रोकार्बन ईथर्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। क्लियर। अब ये कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस से क्या मतलब है, देखो हमने कहा कि जो एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है, ये हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया या फिर एल्काइंस हो गया, उनसे ज्यादा होता है, और ईथर से भी ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। क्लियर। यानी कि आपका कंपाउंड कुछ भी होगा, लेकिन अगर आपका मास जो है, मॉलिक्यूलर मास जो है, अगर वो साथ साथ होगा, ठीक है, जैसे इसमें हम बात करें, हमने ये एन ब्यूटेन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास मिथॉक्सी इथेन आ गया। अगर आप इसके मॉलिक्यूलर की मास की बात करें तो 58 एंड 60 आ जाता है। साथ ही साथ अगर आप, ये एक एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, आप इनके अगर मॉलिक्यूलर मासेस की बात करें तो ये है 58 एंड 58। क्लियर। यानी कि जो इनका मॉलिक्यूलर मासेस है 58 60 58 58। क्लियर। तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन और ईथर से ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। क्लियर है। रीजन क्या है इसका, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होती है ना, ये हमें कहां पर देखने को मिलती है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें HCl की, क्लियर, HCl हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये करता है क्या, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो। ठीक है, यानी कि ये जो इंटरेक्शन होती है बीच में, ये कौन सी हो रही है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर। यानी कि नेगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड जो है, ये क्या शो करते हैं, इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है इतनी सी बात कि जो एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइड्रोकार्बन्स और ईथर्स का कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस ले रहे हैं हम इसमें, कि उनसे ज्यादा होता है। और रीजन क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, जो हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स में देखने को मिलता है। क्लियर। क्यों, देखो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है, और ये ही शो करता है क्या, पोलैरिटी। पोलर नेचर होने की वजह से इसकी जो इंटरेक्शन होती है वो डाइपोल डाइपोल होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्डिहाइड और कीटोन का, ये अल्कोहल से कम होता है, ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस। क्लियर। अल्कोहल से कम होता है वहां पे जहां पर मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें तो सेम होना चाहिए। जैसे ये है हमारा एक अल्कोहल विथ एक प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल है, ये हमारे पास एक अल्कोहल है, इससे इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, और अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो 58 आ जाता है। ठीक है। अब इसका रीजन भी क्या है, इसका रीजन है एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि आपको एल्डिहाइड और कीटोन में जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो देखने को नहीं मिलती, जो आपको अल्कोहल में देखने को मिलती है। और उसी की वजह से, उसी का यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है अल्कोहल से। क्लियर। अगर हम इन शॉर्ट हम ये कहें कि बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन का हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज्यादा होता है, लेकिन अल्कोहल से कम होता है। ठीक है। अब इसी के चलते हमारे पास आता है एक क्वेश्चन, जैसे देखो कौन सा है, CH3CHO CH3CH2OH CH3OCH3 एंड CH3CH2CH3। ठीक है, आपको ये चार कंपाउंड दिए हैं और आपने इसको बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे इसको क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसमें किसका होगा, सबसे पहले हम वही बात कर ले, तो किसका होगा, प्रोपेन। क्लियर।
सबसे कम किसका होगा, प्रोपेन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ईथर्स, देन हमारे पास आ जाते हैं एल्डिहाइड, थर्ड, एंड सबसे ज्यादा होता है एल्कोहल का। क्लियर, यानी कि अगर हम इसमें अरेंज करें तो किस तरह से आएगा, सबसे पहले एल्केन, एल्केन से ज्यादा किसका, ईथर का, और ईथर से ज्यादा किसका, एल्कोहल का, सॉरी एल्डिहाइड का, एंड देन हमारे पास आ जाते हैं एल्कोहल। क्लियर, ये आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे। अगर आपको अरेंज करने के लिए कहे तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सॉल्युबिलिटी। क्लियर, अब देखो सॉल्युबिलिटी में हम कहते हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं अप टू 4 कार्बन दे आर सॉल्युबल इन वाटर। रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस तरह से, ये देखो ये हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन की सॉल्युबिलिटी है ये कम होती जाएगी जब एल्काइल चेन की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर, जैसे जैसे चेन जो है, एल्काइल चेन जो है वो बढ़ेगी, वैसे वैसे एल्डिहाइड और कीटोन की सॉल्युबिलिटी कम होती रहेगी। और अप टू 4 कार्बन दे आर सॉल्युबल इन वाटर, रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, दैट इज द स्मेल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी स्मेल। इसमें देखो क्या है कि जो लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं दे आर बैड स्मेलिंग सब्सटेंसेस, और ये स्मेल जो होती है बिकम्स फ्रेग्नेंट एज अल्काइल पार्ट इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। क्लियर, तो इनकी स्मेल जो होती है वो फ्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, जैसे हम बात करें बेंजल्डिहाइड की, है स्मेल लाइक बिटर आलमंड। क्लियर, और साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो कि यूज किए जाते हैं इन द ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। क्लियर है इतना, तो यहाँ पर हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्लियर, देखो chemical properties of aldehydes and ketones। एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं ये कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम कहते हैं ये कौन सी शो करते हैं, रिडक्शन। थर्ड, ऑक्सीडेशन। और फोर्थ ये शो करते हैं रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सबसे पहले हम ले रहे हैं कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ये यही वाली रिएक्शन क्यों शो करते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक यानी कि न्यूक्लियोफाइल होगा, और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इतना क्लियर है। और एल्डिहाइड और कीटोन के पास होता है कार्बोनाइल ग्रुप। क्लियर, कार्बोनाइल ग्रुप होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनमें पोलैरिटी होती है। क्यों, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, और उसकी वजह से हम कहते हैं कि इनके पास पोलैरिटी होती है, हाई पोलर इन नेचर होते हैं। क्लियर, ये हमने स्ट्रक्चर में बात की थी। और पोलैरिटी होने की वजह से जब इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होता है यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इसे चाहिए कोई ऐसी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, और इसीलिए यहाँ पर आ जाते हैं न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के पास। क्लियर, अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, वहां से अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो ये है कार्बोनाइल ग्रुप। क्लियर, प्लेनर नेचर का है।
जब ये प्लेनर नेचर का है तब इसकी जो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो कितनी होगी, sp2। ठीक है, ये क्या है, प्लेनर नेचर का है और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो कितनी है, sp2। यहां पर क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल आता है, क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ये क्या करेगा, जैसे ही इस कार्बन के पास आएगा ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अराइज हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए न्यूक्लियोफाइल इसके पास आता है। क्लियर। और जैसे ही इसके पास न्यूक्लियोफाइल आता है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, यहां पे आ जाता है न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा क्या बना, एक इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट बना, ये हमारा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन हो रही है, एक कार्बोकैटायन बन रहा है, और ऐसा प्रोसेस, ऐसा स्टेप जहां पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, यानी कि वो स्टेप होता है स्लो स्टेप। क्लियर, ये फर्स्ट स्टेप है, स्लो स्टेप है, और रिएक्शन रिवर्सिबल हो रही है। ठीक है, अब हमारे पास जो ये इंटरमीडिएट बना, ये कौन सा बना, टेट्राहेड्रल। जैसे ही ये इंटरमीडिएट बनेगा तब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 से लेके sp3 बन जाएगी, यानी कि यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी चेंज हो जाएगी, और कार्बन के जो 4 बॉन्ड हैं वो भी पूरे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4। क्लियर, न्यूक्लियोफाइल आया, फिर भी इसके जो कंपाउंड बॉन्ड है वो कंप्लीट है। क्लियर, ये बन गया हमारा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अभी तक हमारे पास सिर्फ इंटरमीडिएट बना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपके पास आएगा H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव कहाँ से आएगा, जो भी आपका रिएक्शन मीडियम होगा वहां से आपके पास H पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, और H पॉजिटिव आते ही ये कैसा बना, ये न्यूक्लियोफाइल A B, इस H के पास क्या चला जाता है, ये OH। ठीक है, और आपका ये बन जाता है फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट जहां पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितनी है, sp3। क्लियर, और ये स्टेप फास्ट स्टेप होता है। क्लियर, ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है, और यहां से H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के पास जाकर इस ऑक्सीजन के जो नेगेटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। क्लियर, तो इस तरह से है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे इसकी रिएक्टिविटी की, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी की बात करेंगे। देखो, नेक्स्ट हम ले रहे हैं रिएक्टिविटी। अब देखो, रिएक्टिविटी में हम ये कहते हैं कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं, एल्डिहाइड्स ये मोर रिएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं देन कीटोन से। कीटोन्स जो है ये लेस रिएक्टिव होते हैं। रीजन क्या है इसका, स्टीरिक हिंड्रेंस। क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस। अब देखो, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा, CH3H C डबल बॉन्ड O H। ये क्या आ गया आपका एल्डिहाइड। ये ग्रुप आपका कौन सा आ गया, कीटोन। ये कौन सा है, कीटोन। अगर हम देखें यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है। जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन भी बढ़ेगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आराम से आकर इस कार्बन पर अटैक कर सकता है, जबकि इस केस में ये बड़े बड़े जो 2 अल्काइल ग्रुप हैं ये इसे आने ही नहीं देते, न्यूक्लियोफाइल को ये यहाँ पर आने ही नहीं देते, और उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो इसकी रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। क्लियर, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस। नेक्स्ट हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकली, वो उसका क्या मतलब होता है, उसका ये मतलब होता है कि इतने बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप आने की वजह से जो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है, जो कार्बन की यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है।
क्लियर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जब बनेगा ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल आएगा क्यों, क्लियर। और न्यूक्लियोफाइल आ ही नहीं सकता, इसे ये आने ही नहीं देता, और जैसे जैसे ये ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी और कम होती जाएगी, क्लियर। ये है आपका एल्डिहाइड, ये है आपका कीटोन। रीजन क्या है इसका कि इतने बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल आ ही नहीं पाता, क्लियर, ठीक है। ये तो आ गया इसका कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो कम रिएक्टिव मोर रिएक्टिव होते हैं और कीटोन लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये ग्रुप बढ़ते जाएंगे, जैसे कीटोन की बात करें, जैसे जैसे ये ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। यहां पर आप नोट डालकर लिख लो, यहां पे नोट डालकर लिख लो कि रिएक्टिविटी डिक्रीजेस as the alkyl group increases, as the alkyl group increases. For example, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड से कीटोन कम रिएक्टिव होते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर हम इसके अल्काइल ग्रुप को बढ़ा दें, C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, रिएक्टिविटी और कम। जैसे जैसे ये अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी, क्लियर। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इसमें एलिफेटिक के साथ कंपेयर करें इसकी रिएक्टिविटी को, तो हम ये कहते हैं कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, वो कम रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एलिफेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। पॉइंट देकर लिखो एक, aromatic aldehydes are less reactive than aliphatic aldehyde, ठीक है। कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं किससे, एलिफेटिक एल्डिहाइड से, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो ये है आपका बेंजल्डिहाइड, इसे कहते हैं कि प्रोपेनल ले लेते हैं हम। प्रोपेनल से ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या बना आपका प्रोपेनल। प्रोपेनल जो होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं, और अगर बेंजल्डिहाइड की बात करें तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं, क्लियर। कीटोन के कंपैरिजन में जब हमने बात की थी तो हमने ये कहा था कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कीटोन, क्लियर, ठीक है। एक पॉइंट वो दूसरी हमने कही कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं वो एलिफेटिक एल्डिहाइड के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमने कहा था कि जैसे जैसे हमारे अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी, क्लियर। एल्डिहाइड से कीटोन, एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा हमने कहा कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, क्लियर। और थर्ड पॉइंट जो हमने नोट करके लिखी कि कीटोन्स जो होते हैं जैसे जैसे हमारे एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे कीटोन्स में वैसे वैसे हमारी जो रिएक्टिविटी होती है वो कम होती जाएगी, क्लियर। तो इस रिएक्टिविटी के साथ हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज का जो हमने स्टार्ट किया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्टिविटी के साथ, इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की, जिसमें हम जैसे एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ NaHSO3 की बात करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करेंगे, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।